अधिकारीगण, सभी प्रदेशों से आए हुए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्षगण, माननीय संगठन महामंत्रीगण और हमारे सभी इस राष्ट्रीय परिषद के जो हमारे नुमाइंदे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को और यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों को भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। आज मैं सर्वप्रथम हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे मंच पर शीर्ष पर बैठे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व और यहां पर बैठा हुआ पार्टी का वैसा नेतृत्व जिसने हर बूथ तक भाजपा के विस्तार में योगदान दिया है। आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त इसलिए करता हूं क्योंकि हम लोग ने हमेशा दूर से ही एक कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार से आप देश सेवा का काम लगातार कर रहे हैं। हमने हमेशा देखा कि जब पहली बार मैं गुजरात के आनंद में आपके साथ एक कार्यक्रम में शिरकत किया था, मुझे याद है मैं उस समय राष्ट्रीय महामंत्री था और मैंने कहा जब आपको उस समय सद्भावना मिशन के कार्यक्रम में एक एक व्यक्ति को सुनते देखा और जब कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आपने अपना ग्रीन रूम में हम लोग से जब बातचीत किया तो किस भाव से वो इतने बड़ी संख्या में गुजरात के लोग आते क्यों हैं, आपने हम वहां पर बैठे हुए लोगों को समझाया कि ये व्यक्ति, ये जो इतने लोग आते हैं, ये केवल हमसे गुजरात की जो भावना जुड़ी है, जो विकास की भावना गुजरात को हमने अपने साथ जोड़ा है, इसके कारण इतने लोग आते हैं। मैंने उस दिन समझा कि एक व्यक्ति बड़ा तब बनता है जब लोगों की भावनाओं से अपने आप को जोड़ता है। मैं इसके लिए आज आपका इसलिए भी अभिनंदन करता हूं क्योंकि आपके कार्यकाल में मैंने देखा कि जो भाजपा की सोच रही है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, आपने उस सोच के साथ काम किया। आपने जो मूल मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज देश का हर पूरा जनमानस उसके साथ अपने आप को जोड़कर देख रहा है। मैं आज इस अवसर पर पुनः पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का अभिनंदन करता हूं, इसलिए कि पिछले कार्यकाल में मैंने देखा कि किस प्रकार से संगठन को आपने अभूतपूर्व रूप से विस्तार खुद करते हुए किया। साथ ही साथ कार्यकर्ता आधारित कैसे राजनीति हो, इसको आपने बढ़ाया। और अभी बहुत बड़ी बात हम लोगों सब लोगों ने देखा, जिस कोरोना कालखंड में एक एक व्यक्ति अपने घर के अंदर महफूज हो रहा था, उस समय सेवा के उस परंपरा को, सेवा की संस्कृति को आपने जिस प्रकार से समाज में भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आप जाइए, आगे बढ़िए और सेवा के भाव से इस देश में कोरोना कालखंड में लोगों की सेवा कीजिए। पूरा संगठन आपके साथ खड़ा रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश था उसको आपने जिस तरीके से लागू किया वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए अनुकरणीय हुआ। और मैं इसलिए उस समय को याद करता हूं कि जब विपक्ष के लोग घर में दुबके थे और भाजपा कार्यकर्ता हर काल कोरोना के पीड़ितों की सेवा में लगा था, वो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व था, आपका मार्गदर्शन था, तभी हम उस कालखंड से, उस आपदा से निकलकर बाहर आ पाए। मैं आज इस अवसर पर पार्टी के अपने पूर्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्मरण भी करता हूं और हमारे कई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यहां पर बैठे हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। मैं देखा हूं 2006 में मैं पहली बार जब विधायक बना, उस कालखंड से लेकर किस प्रकार माननीय हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने पार्टी के कामों को हमेशा हर कार्यकर्ता से जुड़ने का प्रयास किया। मैंने जब नितिन गडकरी जी को देखा तो मैंने देखा कि किस प्रकार से संगठन के हर मोर्चा और सेल को उन्होंने गढ़ने का काम किया। और मैंने जब गृह मंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखा तो बूथ तक के कार्यकर्ताओं की चिंता करते हुए मैंने उनको देखा। मैंने उनको इस रूप में देखा कि किस प्रकार से आज पार्टी का जिस स्थान पे हम लोग आज खड़े हैं, कार्यालय कार्यकर्ता के लिए मैं कह सकता हूं तीर्थ स्थान होता है, और जहां से कार्यकर्ता अपनी ताकत पाता है, उस कार्यालय को भी आपने किस प्रकार से पूरे देश में
निर्माण करने की योजना बनाई और आज हर बूथ का कार्यकर्ता अपने आप को उस तीर्थ पर जाकर अपने आप को धन्य महसूस करता है। मैं आज अपने पूर्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को इस अवसर पे बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ उन सब को स्मरण करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं आज नमन करता हूं उन लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पार्टी का संगठन, राष्ट्रवाद के विचार और भारत माता की मान बढ़ाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। आज उनकी तपस्या और त्याग ही का परिणाम है कि आज पार्टी इस ऊंचाई तक पहुंच पाई है। मैं उस भूमि से आता हूं जहां महात्मा बुद्ध, महावीर, चाणक्य, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट, गुरु गोविंद सिंह, जेपी, राजेंद्र बाबू और जननायक कर्पूरी ठाकुर की वो भूमि को भी मैं नमन करता हूं, उस पाटलिपुत्रा की भूमि को भी नमन करता हूं। साथ ही साथ इस अवसर पे मैं अपने माता और पिता को भी निश्चित रूप से स्मरण करते हुए उनको नमन करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मेरे व्यक्तित्व में किसी एक शख्सियत का मैं मानता हूं तो निश्चित रूप से मेरे माता पिता का संस्कार, पार्टी का विचार और कहीं ना कहीं मेरे बड़ों का मार्गदर्शन मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मेरे कार्यकर्ताओं का स्नेह मुझे यहाँ पर पहुँचाया है। आज के दिन मैं अपने क्षेत्र की जनता को भी प्रणाम करता हूँ, जिसने मुझे एक विधायक के रूप में चुना जरूर, पर संगठन ने मुझे जिस प्रकार से गढ़ने का काम किया, आज मैं इसी कारण से उस जनता के आशीर्वाद और पार्टी के मार्गदर्शन के कारण यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आज का क्षण मेरे लिए संकल्प का क्षण है। आज सिर्फ एक पद को धारण नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी के इस विचार को, परंपराओं को, एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा हूँ और मैं इस अवसर पर साथ अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी प्रणाम करता हूँ। साथियों, हम लोगों ने देखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का प्रखर राष्ट्रवाद किस प्रकार से हमारे हर कार्यकर्ताओं के मन में बसा हुआ है। पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय के अंत्योदय और माननीय स्वर्गीय अपने सधे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन की राजनीति, आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसको आत्मसात करते हुए विकसित भारत की परिकल्पना हम सबके सामने रखी है और आज 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को इस विकसित भारत के सपने के साथ जोड़कर देश को आगे बढ़ाने में लगा है। मैं इसके लिए तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में बता रहे थे किस प्रकार से अंत्योदय की योजनाओं को उन्होंने नीचे उतारा है। जल जीवन मिशन ही नहीं, हम महिलाओं को 11 करोड़ शौचालय की योजना को भी याद करना चाहेंगे। किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान बढ़ा, 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिले, 42 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत, 56 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले। मुझे आज भी याद है जब जनधन खाता खोलाने की बात हो रही थी तो कई लोग देश में, जब हम भाजपा के लोग इसको आगे बढ़ा रहे थे तो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे, पर मैं आज भी मानता हूं गरीब के खाते में अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 1 रुपया अगर गरीब के खाते में पहुंच पाता है तो ये कहीं ना कहीं उस जनधन खाते का वरदान के रूप में मैं देखता हूं। मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सबके साथ और सबके विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंकाल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। साथियों, मुझे याद है अब वो समय जब हम लोग आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा था जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार बैठकर मौन बैठी थी उस समय, क्योंकि वो समय हम लोगों ने युवा मोर्चा के कालखंड में काम करने का जब मौका मिला था तो हमने देखा था उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी उस कालखंड से 370 को समाप्ति किए तो कहीं ना कहीं पूरे कश्मीर की फिजा बदली है और आज कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया नहाया नजर आता है। ये परिवर्तन हमारे देश में आया है। साथियों, हम भारतीय जनता पार्टी के उस समान राजनीतिक दल नहीं जिसके
लिए हम काम करते हैं, हम उस विचार के साथ काम करते हैं जिस विचार से हम राजनीतिक अभिव्यक्ति के साथ साथ उस नारे के साथ काम करते हैं जहां राष्ट्र प्रथम के नारे, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस नारे के साथ हम लोग को जोड़ा है, हमारे नेतृत्वकर्ता ने हमें जोड़ा है और हम सब के लिए ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम राष्ट्र के आगे रखकर ही अपने कामों को आगे बढ़ाएं। साथियों, हम अपने नेतृत्वकर्ता के संघर्ष और बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। मेरे प्रिय कार्यकर्ता साथियों, यदि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है तो इसका मुख्य कारण हमारा प्रेरणादायी नेतृत्व है, हमारा विचारधारा है और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं का मेहनत है। वो कार्यकर्ता जो बिना फोकस में आए अनवरत काम करता है, वो कार्यकर्ता जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भारत का ध्वज झुकने नहीं देता है, वो कार्यकर्ता जो सीना ठोक के कहता है तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। आइए इस भारत की कल्पना को जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम भी उस परिकल्पना के साथ अपने आप को जोड़ें। हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं का परिश्रम ही है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन वर्तमान पीढ़ी को भी अपने हिस्से का त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि विकसित भारत के अगर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना है, एक ऐसा भारत जहां समृद्धि भी हो, सशक्त भी हो, समरस भी हो, आत्मनिर्भर भी हो, तो हमारे कालखंड के कार्यकर्ताओं को भी अपने हिस्से का पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या करना पड़ेगा। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अलग अलग समूहों की बात की। अमृत काल के लिए 4 समूहों की जो बात की, उसमें युवा, महिला, किसान और गरीब है। हमें अब इन नई पहचानों के साथ आगे बढ़ना है, तभी हम आधुनिक, प्रगतिशील और विकसित भारत की कल्पना को साकार कर पाएंगे। आज 15 अगस्त 2024 के दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी उसकी चर्चा की, और 15 अगस्त 2024 को जब लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को सार्वजनिक जीवन में आने का आह्वान किया, तो मैं देश के युवाओं से कहना चाहूंगा, राजनीति से दूरी समाधान नहीं, सक्रिय भागीदारी ही समाधान है। आइए एक सकारात्मक राजनीति के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं युवा साथियों से कहूंगा, मेरे भाइयों, राजनीति शॉर्टकट नहीं है, राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है जहां स्पीड का नहीं स्टेमिना का टेस्ट होगा। तो आइए राजनीति के इस पिच पर हम अपनी जड़ों को मजबूत कर कर काम करें। और भारतीय जनता पार्टी का वॉच टावर तो बहुत स्ट्रांग होता है मित्रों, इसलिए आप अपने बूथ में निरंतर रूप से काम करते रहिए, अपने मंडल में काम करते रहिए। भाजपा का वॉच टावर, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूती तरीके से हर पारी से नजर रखता है, कहीं ना कहीं आपको भी उस मुकाम तक पहुंचाएगा। साथियों, आज जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी अभी हम सबको बता रहे थे कि किस प्रकार से पंचायत से पार्लियामेंट तक का सफर के लिए हर एक कार्यकर्ता लगे, हम आज इस अवसर पर जहां केरल, महाराष्ट्र, गोवा और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय निकायों में हुई शानदार जीत के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को और उस क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मित्रों, अगर पंचायत से पार्लियामेंट का सफर तय करना है और लगातार हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है, तो हमको अपने समय के लिए पूरा मेहनत और परिश्रम की पराकाष्ठा करनी होगी। क्योंकि अगर 2047 का विकसित भारत बनाना है तो हमको भी अपने पूरे मेहनत और परिश्रम के साथ उसमें जुड़ना होगा। साथियों, हाल में हमने देखा किस प्रकार से तमिलनाडु के एक पहाड़ी के पवित्र कार्तिकेय दीपम को रोकने का प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा किया गया। यह नहीं है किसी रोकने के लिए विपक्ष के लोगों ने साजिश नहीं की। हमें याद है, हम लोग अभी हाल में देख रहे थे किस प्रकार से न्यायाधीश के विरुद्ध भी महाभियोग लाने का प्रयास किया गया। आज हम जब सोमनाथ की बात करते हैं और स्वाभिमान पर्व मनाने की प्रयास करते हैं तो विपक्षी दलों के लोगों को तकलीफ होती है। हमारा मानना है कि इस तरह की परंपराओं को रोकने वाली ताकतों को परास्त करने की आवश्यकता है। राम सेतु के अस्तित्व को नकारने वाले, कार्तिकेय दीपम का विरोध करने वाली ताकतों को भारत की राजनीति में अब कोई स्थान नहीं मिल सकता, ऐसा हमें प्रयास करना है। साथियों, अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोक्रेसी की पूरी चर्चा हो रही है।
किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। और हम हमेशा विश्वास करते हैं कि हमें अपनी आस्थाओं के केंद्र के लिए और सनातन परंपराओं को केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है तो इन 5 राज्यों में हमें एक मजबूत ताकत बन के आना है। आज हमारे राष्ट्र की चेतना का उद्घोष का समय वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वंदे मातरम का स्मरण आते ही मन में ऊर्जा और उत्साह बढ़ जाता है। हमें पूरा ध्यान में है कि एक एक व्यक्ति जब वंदे मातरम का जय घोष करता है तो उसके अंदर से जो ऊर्जा आती है वही ऊर्जा इस देश को आगे बढ़ाने में काम आती है। तो आइए हम सबको मिलकर 150वीं वर्षगांठ को हर जन जन तक पहुंचाएं, हर युवा तक पहुंचाएं, हर महिला तक पहुंचाएं, क्योंकि वंदे मातरम हमारे अंदर का वो विश्वास है जो इस देश के विकास के साथ जुड़ेगा। सत्ता को सेवा का माध्यम बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 25 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार के मुखिया के रूप में गुजरात में और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत के विकास में लगातार अब काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका प्रेरणादायी नेतृत्व हम जैसे नए कार्यकर्ताओं के लिए, हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मापदंड है जिसको हम लोग निश्चित रूप से आपसे सीखते हैं। और मैं तो कहूंगा कि जिस सुशासन को मॉडल को आपने पूरे देश और विश्व में स्थापित किया है, अन्य सभी राज्य सरकारों को भी उस मॉडल के साथ काम करना चाहिए, तभी हम विकास के सही मापदंड को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की भागीदारी सुनिश्चित करें। एक शक्तिशाली गतिमान संगठन के साथ राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को नई ऊंचाइयों तक लेके चले। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नितिन नवीन जी। आपके प्रेरणादायी शब्दों से पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके शब्दों पे चलेगा, ये मुझे विश्वास है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं और अभी हम सब राष्ट्रगान से इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। हम सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन जी और सभी महानुभाव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि करने के लिए जाएंगे और बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने पद का वहां जहां पर स्थान ग्रहण करेंगे। और बीजेपी के नए अध्यक्ष का यहां पर औपचारिक जो घोषणा है वो हो चुकी है। हमारे साथ हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी जुड़े हुए हैं। वरुण जी, बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो चुकी है, औपचारिक घोषणा बाकी थी, वो भी कर दी गई है।
रूप से अब नितिन नवीन जो है, जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यालय है, वहां जाकर वो अब उस चेयर पर विराजेंगे और वो अब अध्यक्ष हो गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक बहुत बड़ी बात एक लाइन में कही कि मैं कार्यकर्ता हूं और नितिन नवीन अब मेरे बॉस हैं, मुझे अपने कामकाज का उनको ब्यौरा देना होगा। इससे उन्होंने पूरी पार्टी को संदेश दे दिया है कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किस तरीके से स्वीकार किया जाए, क्योंकि एक हैरान करने वाला फैसला जरूर था, लेकिन एक भव्य कार्यक्रम में नितिन नवीन की ताजपोशी हो चुकी है। वो भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। सबसे कम उम्र के 45 साल की उम्र में वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। इससे पहले अमित शाह जब 49 साल के उम्र के थे तब वो अध्यक्ष बने थे। और ये आगे देखिए, जो जनसंघ से और भारतीय जनता पार्टी तक का सफर है, उनकी यादें यहाँ दिखती हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण होते हुए, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी प्रतिमा पर यह माल्यार्पण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनकी ये प्रतिमाएं हैं, जो जनसंघ के संस्थापक रहे हैं, इस पार्टी के जो बड़े चेहरे रहे हैं, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण यहाँ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन, राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह। और ये जो माल्यार्पण हुआ है, अब यहाँ से जो लग रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यालय है इस बीजेपी दफ्तर में, वहां ले जाकर नितिन नवीन को वहां बैठाया जाएगा। तो जयप्रकाश नड्डा, जो पहले बीजेपी के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष हुए, फिर अध्यक्ष हुए, फिर वो उनका एक्सटेंशन हुआ, फिर वो कैबिनेट मंत्री के साथ इस पद को भी संभाल रहे थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जो है मुक्त हुए हैं और अब वो कैबिनेट मंत्री हैं। ये संयोग ही है कि वो भी 20 जनवरी को उन्होंने पदभार संभाला था और 20 जनवरी को ही जो नितिन नवीन हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। दूसरी तस्वीरें जो उस जगह की हैं जहां बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे जो तमाम नेता हैं, सांसद हैं, वो वहां पहुंचे हुए थे और यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ है। इसके साथ ही बीजेपी में एक नए युग की, नवीन युग की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। लेकिन नितिन नवीन भाजपा के 12वें अध्यक्ष बने हैं, निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं और ये ऐलान करते समय उनका जोरदार स्वागत किया गया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मैं बीजेपी का कार्यकर्ता तो हूं ही, लेकिन मैं मानता हूं कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं और वो मेरे काम का आकलन करेंगे। तो इस तरीके से नितिन नवीन जो है उनके हाथ में ये जिम्मेदारी आ गई है। और जब 2026 में वो अध्यक्ष बने हैं तो 2026 वो साल है जब असम और बंगाल में चुनाव होने हैं। असम में भाजपा के सामने अपनी सरकार को रिपीट करने की चुनौती है, तो बंगाल में भाजपा सबसे बड़ा विपक्षी दल जरूर है, लेकिन वहां ममता बनर्जी को हराने के लिए एड़ी चोटी का वो जोर लगा रही है। बंगाल का चुनाव उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल के चुनाव भी हैं। उसके बाद 2027 आएगा जहां सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव हैं, जिनके लिए भाजपा को पुरजोर जो कोशिश है वो करनी है। और नितिन नवीन जो नए अध्यक्ष हैं उनके सामने चुनौती भी होगी। 2027 में ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के भी चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ये राज्यों के बड़े चुनाव हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस समय की जब नितिन नवीन जो हैं उन्हें माला पहनाकर प्रधानमंत्री ने उनका मंच पर एक तरीके से अभिनंदन किया और वो पार्टी के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। हालांकि नितिन नवीन का भी जो पहला संबोधन है वो बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी सभी ने सुना और प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल बड़े महत्वपूर्ण हैं, यानी 45 साल के अभी हैं नितिन नवीन और आने वाली जो भविष्य की राजनीति है उसके लिहाज से बीजेपी ने ये फैसला लिया है, हाईकमांड ने, कि बीजेपी को एक युवा चेहरा मिले। नितिन नवीन को जो 5 बार के विधायक हैं और अब तक के सबसे युवा भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं और इस नवीन युग की शुरुआत पार्टी में हुई है। और आने वाले 25 साल का जो जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, देखना यह है कि वो पार्टी को किस तरीके से आगे लेकर जा पाते हैं। और
क्योंकि जो लेगेसी है जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, उसको वो किस तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं, ये वो नाम हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। और एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में, इस समय देश में तमाम राजनीतिक दल देखे जाएं तो उनके मुकाबले ये कह सकते हैं कि नितिन नवीन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अब देखना यह है कि यहां से, जैसा मैं पहले कह रहा था, 2026 के चुनाव, और उनमें सबसे बड़ी चुनौती सबसे पहले बंगाल का और असम का चुनाव नितिन नवीन के सामने रहने वाला है। संगठन कौशल, राज्यों में सरकारों के साथ तालमेल, जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं उनके साथ तालमेल, ऐसे बहुत सारे जो काम हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के जिम्मे रहने वाले हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक बड़ा अवसर है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जब 49 साल के थे तब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे साल 2014 में, जब बीजेपी की पहली बार सरकार आई थी। जेपी नड्डा 59 साल की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। कम उम्र में बात की जाए तो नितिन गडकरी का नाम भी आता है, जब वो 52 साल के थे तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, और तब वो भी ऐसे महाराष्ट्र से लेकर आए गए थे और देश में उनको बहुत ज्यादा उनके बारे में लोगों की जानकारी नहीं थी। वो महाराष्ट्र में मंत्री थे, जैसे नितिन नवीन बिहार में मंत्री हैं, तब उनकी उम्र 52 साल थी। राजनाथ सिंह भी 54 साल की उम्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। तो उन सबसे इतर अटल बिहारी वाजपेयी 55 साल की उम्र में बने थे। तो ये देखना होगा कि जो सबसे युवा नितिन नवीन है, जो बांकीपुरा सीट से 5 बार के विधायक रहे हैं और 2021 में पहली बार वो बिहार सरकार में मंत्री बने थे, फिर वो कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिए गए और अध्यक्ष चुन लिए गए। तो नितिन नवीन का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, ये चुनाव जो है उनके कार्यकाल में आने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव आने वाला है। तो जो भाजपा का इलेक्टोरल कॉलेज है उसके तहत निर्विरोध वो चुन लिए गए हैं। और जैसा कि मैं पहले बता रहा था अमन, की चुनावी रणनीति, गठबंधन, प्रचार अभियान जो भाजपा का चलता है, जिसके सबसे ज्यादा चर्चा होती है, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ पार्टी संगठन के बीच तालमेल, जो टीम बनेगी जिसमें महासचिव, सचिव, प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति, उनका स्वरूप, नए राजनीतिक सहयोगी जोड़ने की बात होना, पार्टी का विस्तार कैसे होना है, और आरएसएस के साथ समन्वय बना के रखना, ऐसे बहुत सारे काम जो हैं वो रहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने। और उस लिहाज से नितिन नवीन उन तमाम कसौटियों पर कितना खरा उतरेंगे आने वाला समय बताएगा। वही वरुण जी, समझने की यहां पर कोशिश ये भी रहेगी कि एक युवा चेहरे को तवज्जो दी गई है, तो ऐसे में इसे आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखा जाए, क्योंकि नितिन नवीन भी अपने संबोधन में ये कहते हुए नजर आए कि युवाओं को अपनी भागीदारी राजनीति में बढ़ानी होगी। देखिए, प्रधानमंत्री अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्हें 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लेकर आना है, और जैसा आगे 25 साल बड़े महत्वपूर्ण है ये बात की है। अमित शाह कई बार ये कह चुके हैं कि लंबे समय तक भाजपा का शासन रहेगा। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए पार्टी को एक युवा चेहरे की आवश्यकता थी। आजकल जेनजी का युग है, युवाओं की बात होती है। इस लिहाज से नितिन नवीन जो हैं उन्हें ये मौका, ये अवसर दिया गया है। और असम का चुनाव हो या पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, रणनीतिक रूप से, संगठन की मजबूती के रूप से, देखिए भाजपा में जितने भी अध्यक्ष रहे हैं जी, सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी के कार्यशैली की रही है तो वो अमित शाह की रही है। बतौर अध्यक्ष अमित शाह ने जिस तरीके से पूरे देश में भाजपा का विस्तार किया, ऐसे ऐसे राज्य जहां पर भाजपा का एक पार्षद भी नहीं होता था, वहां सीधा सीधा सरकार बना लेना, त्रिपुरा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और दिल्ली में 8 से 48 तक पहुंचना, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। बंगाल में 2 विधायकों से 77 तक पहुंचना। तो उन्होंने भाजपा का जिस आक्रामक रूप से विस्तार किया है, हर जिले में भाजपा के कार्यालय बनाना, लगातार बैठकें करवाना, तो उस छवि को या वो जो शैली रही है उसके कितना आसपास वो पहुंच पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। वो युवा जरूर है, लेकिन जैसा कि बार बार संबोधन में भी जिक्र हो रहा है कि मार्गदर्शन की उन्हें आवश्यकता पड़ेगी। और तमाम दिग्गज नेता मंच पर देखिए, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह,
अमित शाह जेपी थे। तो ऐसे में कितने ही बड़े नामों की चर्चा थी, लेकिन नितिन नवीन को यह दायित्व दिया गया है। अब यहां से देखना है कि पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ती है। नितिन नवीन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। देखना यह है कि नितिन नवीन की टीम क्या होगी, क्या उसमें बदलाव होंगे, जो मौजूदा महासचिव हैं, जो सचिव हैं, जो मीडिया टीम है वो कैसी रहने वाली है, क्या उसमें कुछ बदलाव होंगे। नितिन नवीन इतने युवा हैं तो क्या और युवा चेहरे दिखाई देंगे, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। सुनने में आ रहा है कि बैक जल्द ही वो एकदम एक्शन मोड में आने वाले हैं, बैठ के शुरू करने वाले हैं। तो क्या क्या बदलाव होते हैं ये आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण गोयल जी इस तमाम चर्चा के लिए। बीजेपी मुख्यालय में संगठन पर्व के तौर पर यह मनाया गया और साथ ही पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के नाम की औपचारिक घोषणा हो चुकी है।